क्या कभी सोचा है कि शोहरत और चकाचौंध के पीछे कितना काला और खौफनाक सच छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही मनोवैज्ञानिक रूप से उलझी हुई कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो होती है एक सुपरस्टार के भारी घमंड से, लेकिन खत्म होती है उसके पूरी तरह से पागल हो जाने पर। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एक मशहूर अभिनेत्री की सुरक्षित और आलीशान जिंदगी अचानक एक भयानक सपने में बदल जाती है। आज हम देखेंगे कि कैसे अतीत के दबे हुए राज वापस आते हैं और अपना इंतकाम लेते हैं। तो चलिए एक प्रतिशोधी आत्मा और एक टूटते हुए दिमाग के सफर में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अ स्टार्स फ्रैक्चर्ड रियलिटी, द दीवास क्रम्बलिंग वर्ल्ड। अब मेनका की इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, रात का अंधेरा है, बिल्कुल सुनसान सड़क है, यही असल सच्चाई है। लेकिन मेनका को क्या दिख रहा है? उसकी सच्चाई कुछ और ही है। सड़क के बीचों बीच एक रहस्यमयी औरत खड़ी है जो टस से मस नहीं हो रही। यह सीन असलियत और मति भ्रम के बीच के उस भयानक टकराव को दिखाता है जहां दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि सामने जो दिख रहा है वो सच में कोई भूत प्रेत है या फिर टूटते हुए दिमाग का खेल। अब मेनका के इस डायलॉग पर गौर कीजिए। हटाओ उस पागल औरत को, सड़क उसके बाप की नहीं है। डू यू गेट दैट? अपनी कार में बैठे हुए अपने ड्राइवर श्याम से कहे गए ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है। ये बिल्कुल वो पल है जहां से उसका मनोवैज्ञानिक पतन शुरू होता है। वो अपने आसपास के लोगों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक रुकावट समझती है, और यही अंधा घमंड उसे उस अंधेरी खाई में धकेलता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द डेड, द हॉन्टिंग एस्केलेट्स, क्योंकि अब खौफ अपने चरम पर पहुंचने वाला है। अब घटनाओं के इस टाइमलाइन को देखिए, बिल्कुल किसी फास्ट पेस्ड थ्रिलर फिल्म की तरह। दोपहर 12 बजे अचानक ड्राइवर श्याम की एक भयानक हादसे में मौत हो जाती है। ठीक 1 बजे एक रहस्यमयी लिफाफा मिलता है जिसे देने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल किसी प्रेत की तरह। और फिर 2 बजे वो खत जो किसी ऐसे इंसान ने लिखे हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। घटनाओं की ये जो तेज रफ्तार है ना, वो मेनका के मन में एक भयानक घुटन और दहशत पैदा कर देती है। और उस खत में लिखा क्या था? मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, तुम्हारी प्यारी दोस्त। सच कहूं तो इन शब्दों का भारीपन ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक खत जो सीधे कब्र से आया है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये मेनका के झूठे घमंड को चकनाचूर करने वाला एक हथौड़ा था। इस एक पल में वो एक ताकतवर अभिनेत्री से महज एक खौफजदा और बेबस इंसान बनकर रह जाती है। और यही हमें ले आता है हमारे अगले पड़ाव पर, द एनाटॉमी ऑफ पैरानोया, अ माइंड अंडर सीज। तो ये पैरानोया या मानसिक भ्रम आखिर है क्या? ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान को लगने लगता है कि कोई उसे निशाना बना रहा है, उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। मेनका की मानसिक टूट को ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है। वो शूटिंग सेट पर इतनी दहशत में है कि कैमरे के लिए अपनी गर्दन तक नहीं मोड़ पा रही। उसका दिमाग उसे यकीन दिला रहा है कि कोई उसका गला जकड़े हुए है, जबकि असल में वहां कोई भी नहीं है। अब जरा इस सीन को समझिए। स्क्रिप्ट के हिसाब से सह कलाकार के साथ एक साधारण से चाकू मारने की दृश्य की रिहर्सल होनी है, लेकिन मेनका को क्या लग रहा है? उसके दिमाग में एक भयानक इल्यूजन चल रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी सह कलाकार उसे सच में जान से मारने की धमकी दे रही है। यहां आकर असलियत पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी है और मेनका का अपनी इंद्रियों पर से कंट्रोल पूरी तरह छूट गया है। लेकिन ये सब खौफ शुरू कहां से हुआ? चलिए देखते हैं। द सिनिस्टर बिट्रेयल, अनअर्थिंग द बेरिड सीक्रेट। यहां हमें समझना होगा गैस लाइटिंग को। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चाल है जिसमें आप सामने वाले को उसी की याददाश्त और समझ पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं, और यही इस कहानी का सबसे क्रूर सच है। मेनका और उसके साथी निखिल ने असली सुपरस्टार रिया के साथ बिल्कुल यही किया था। उन्होंने रिया के दिमाग के साथ ऐसा खेल खेला कि वो खुद को ही पागल समझने लगी थी। उनका ये प्लान कितना भयानक था, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, रिया को दुनिया की नज़र में पागल साबित करना ताकि उसे फिल्मों से निकाल दिया जाए। स्टेप 2, उसकी जगह और शोहरत पूरी तरह से हड़प लेना। और स्टेप 3, सबसे खौफनाक, जब रिया उनके रास्ते का कांटा बनने लगी तो उसे एक सुनसान बंगले में ले जाकर एक्टिंग का एक झूठा खेल रचकर बेरहमी से मार डालना। ये मेनका के अतीत का वो दानवी चेहरा है जो अब बेनकाब हो रहा था। रिया के वो आखिरी शब्द याद है? आज मैं सबके सामने अपने प्यार और अपनी जान की कुर्बानी देती हूं। इन शब्दों में छिपी क्रूर विडंबना देखिए। रिया ने तो अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए वो एक्टिंग चैलेंज लिया था और उसी में उसने ये लाइनें बोली थी,
लेकिन मेनका और निखिल ने उस चुनौती की आड़ में एक असली जानलेवा खेल रचा था। जो महज एक नकली परफॉर्मेंस होना चाहिए था, वो इनके धोखे के कारण एक असली खौफनाक त्रासदी बन गया। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर, द फाइनल वेंजेंस, द स्पिरिट क्लेम्स इट्स ड्यू। अब मेनका की जिंदगी के सभी स्तंभ एक एक करके भरभरा कर गिर रहे हैं। रिया की कब्र खाली मिलती है, जिसका मतलब है कि आत्मा अब आज़ाद हो चुकी है। निखिल को उसी बंगले में बुलाकर खौफनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मेनका के पति जतिन की काली सच्चाई भी सामने आ जाती है। प्रतिशोधी आत्मा अब अपने हर मुजरिम को घेर चुकी है और कहानी इतनी तेज हो जाती है जहां सांस लेना भी मुश्किल लगता है। अंतिम रहस्य जतिन के दोहरे चेहरे को सामने लाता है। दुनिया के लिए वो एक बहुत ही मासूम और परवाह करने वाला पति था, जिसे किसी अपराध के बारे में कुछ नहीं पता। पर डार्क ट्रूथ क्या था? वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं था। उसी ने तो मेनका को बचाने के लिए रिया की लाश को चुपचाप दफनाया था। उसने इस खौफनाक जुर्म को छुपाया, और इसीलिए वो भी उस प्रतिशोधी शक्ति के निशाने पर आ जाता है, क्योंकि जो सच जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था वो अब बाहर आ चुका है। तो आखिर में ये खौफनाक सफर हमें एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या होता है जब दूसरों के लिए खोदी गई कब्रें खुद अपने ही लिए जाल बन जाती हैं? मेनका, निखिल और जतिन ने शोहरत पाने के लिए जो गड्ढा खोदा, आखिरकार उसी ने उन्हें निगल लिया। ये कहानी अपराध बोध और कभी ना खत्म होने वाले प्रतिशोध की एक गहरी छाप छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, क्या बुरे कर्म वाकई कभी दफन हो पाते हैं? इस दिलचस्प विश्लेषण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।